नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र खंगार स्वागत करता हूं आप सबका। बेटा हम 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अनुसंख्या गुणधर्म पढ़ चुके थे। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, कवथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन। आज हम चालू करेंगे चौथा परासरण दाब। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए परासरण क्या होता है और विसरण क्या होता है। हम पहले बात करते हैं विसरण की, फिर बात करेंगे परासरण की। ये विसरण इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। देखो नाम से दिख रहा है डिफ्यूज, डिफ्यूज होना है ना, फैलना। ठीक है बेटा, किसे कहेंगे? अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। एक एग्जांपल बताऊं कि जैसे आपने कभी किसी मंदिर में गए होंगे या फिर आपके मोहल्ले में या फिर आपके घर में आपने कभी अगरबत्ती लगाई होगी, तो जब अगरबत्ती लगाते हो तो जो उसकी सेंट होती है ना, जो खुशबू होती है वो दूर तक चली जाती है। या फिर आपने सोचो आपके मकान में 4 कमरे हैं और आपके पूजा वाले रूम में आपने अगरबत्ती लगाई और उसकी खुशबू पूरे मकान में फैल जाती है। वो क्यों फैल जाती है? क्यों? विसरण के कारण फैल जाती है। एक एग्जाम्पल आपकी पुस्तक बुक में भी दिया हुआ है, वो है, हमको क्या करना है वो एग्जाम्पल बताऊंगा। ठीक है, ये देखें, ये हमने इसमें क्या कर रखा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब आप जानते हो ये मान लो पानी की लेयर है। अब जो पानी होगा वो तो कलरलेस होगा, लेकिन जब आप इसमें क्या करोगे, पोटेशियम परमैंगनेट, क्या डालोगे? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 डालोगे। ये डाल दिया हमने इसके अंदर मान लो, और ये यहाँ डिप हुआ। तो थोड़ी देर बाद जब ये डिप होगा तो ये थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये पूरा विलयन क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा, यानी बैंगनी हो जाएगा। पूरा विलयन क्या हो जाएगा हमारा? बैंगनी हो जाएगा। समझ गए बात को? KMnO4 जो होता है, ठीक है, आप इसको डालोगे, डालते ही क्या होगा, विसरण का रंग पूरे विलयन में फैल जाएगा और पूरे विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा। तो ये किसी कारण होगा विसरण का। तो किसे बोलेंगे विसरण? अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है भाई? विसरण कहलाता है। ठीक है बेटा, बात करते हैं नंबर 2, परासरण। इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते थे? ऑस्मोसिस बोलते हैं इंग्लिश में। देखो, विसरण के लिए किसी अर्धपारगम्य झिल्ली की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन परासरण के लिए क्या होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली रिक्वायर्ड होती है। समझ गए बात को? परासरण में क्या होता है? विसरण की उल्टी प्रक्रिया होती है। विसरण में देखो क्या हो रहा है, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, कण अपनी निम्न सांद्रता से कहाँ जाएंगे? उच्च सांद्रता की ओर जाएंगे। अब देखो कैसे होगा, मैं आपको बताऊं। इसमें क्या करते हैं, एक अर्धपारगम्य झिल्ली लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूं। ये देखें आप कि ये हमने क्या कर लिया, एक जल से भरा हुआ पात्र ले लिया। क्या ले लिया? जल से भरा हुआ पात्र ले लिया। जल भी भरेंगे, भी टेंशन ना लो, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, एक कीप को उल्टा लटका देते हैं और कीप के मुंह पर क्या बांध देते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, कीप है। इस कीप में हमने भरा है शर्करा का विलयन और उसमें क्या, इसके मुंह पे क्या बांध दी हमने? अर्धपारगम्य झिल्ली हमने बांध दी। फॉर एग्जांपल ये देखो, हमने इसमें शर्करा का विलयन भर दिया और इसके मुंह पे क्या बांध दी हमने? अर्धपारगम्य झिल्ली बांध दी। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं अपन? शर्करा का विलयन भर देते हैं इसके अंदर। ये शर्करा का विलयन हम भर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने इसमें शर्करा का विलयन भर दिया। भर दिया। बाहर क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल। ये बाहर जल भर देते हैं, ये लो। ठीक है बेटा, ये क्या है हमारे पास? त्रिशील कीप है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? शर्करा का विलयन भरा हुआ है। शर्करा का विलयन भरा हुआ है, इसकी सांद्रता क्या होगी? ज्यादा। ये क्या है? शर्करा विलयन। ये क्या है? बाहर वाला जल। और ये क्या है? हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली।
अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है बेटा, और इसकी हाइट को नाप लेते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है इसको हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? स्मॉल h से। अब देखो परासरण में होता क्या है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली ले लिया आपने, अंदर विलयन भर दिया शर्करा का विलयन भर दिया, तो क्या होगा, इसकी सांद्रता क्या होगी? ज्यादा, यानी क्या है? उच्च सांद्रता वाला विलयन, उच्च सांद्रता वाला विलयन। समझ गए बात को? क्या है ये? उच्च सांद्रता वाला विलयन है। अब देखिए आप, पानी का एक पात्र लिया है, अंदर क्या भर दिया आपने? पात्र के अंदर पानी, उसके अंदर आपने क्या लगा दिया? कीप लटका दी उल्टा करके, उस कीप में क्या भरा हुआ था? शर्करा का सांद्र विलयन भरा हुआ था, उसके मुंह पे क्या लगी? अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे आप इसको ऐसा ये काम करोगे तो ये जो विलायक, ये बाहर जल है, जल तो तुम्हें पता है क्या होता है? विलायक होता है ना, ये विलायक। तो विलायक के कण क्या करेंगे? ये अंदर जाना चालू कर देंगे। चलो मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ। विलायक के कण क्या करेंगे? अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे, ये अंदर। समझ गए बात को? तो क्यों करेंगे? बाहर सांद्रता क्या है? नहीं है, या फिर बोल सकते हो कम है। विलायक है ना, उसकी कोई सांद्रता नहीं होगी। तुम्हें पता है हर चीज, किसी भी विलयन की सांद्रता उस विलय के कारण होती है। ये तो शुद्ध विलायक है, इसमें तो कोई विलय ही नहीं है, सांद्रता ही नहीं है। ठीक है, जबकि अंदर क्या भरा हुआ है? शर्करा का सांद्र विलयन है। आपने क्या करा है? शक्कर घोल रखी, वो वाला विलयन भर रखा है, उसकी सांद्रता ज्यादा है। तो विलायक के कण, अब विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। वो भी किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। हम क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। ठीक है, तो विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि विलायक के कणों का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से जाना क्या कहलाता है? परासरण। आप बाहर विलायक की जगह क्या ले सकते हो? दूसरा विलयन भी ले सकते हो। जिधर सांद्रता कम ज्यादा होगी आपका काम हो जाएगा। यानी क्या होगा? ये विलायक के कणों का, विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से, अर्धपारगम्य झिल्ली से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना। क्या? विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना क्या कहलाएगा? परासरण कहलाएगा। मैंने बोला था आप इसको चेंज भी कर सकते हो। विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना अर्धपारगम्य झिल्ली की ओर क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ठीक है बेटा, अब एक चीज होती है परासरण दाब। परासरण दाब आपने ये डायग्राम बना रखा है। ठीक है, अब देखो जैसे ही ये जल के कण या विलायक के कण अंदर जाएंगे तो आपको पता है ये जो तल था इसका वो ऊपर उठेगा तो इस विलयन पर एक क्या करेगा? द्रव स्थितिक दाब लगेगा, जो इस विलायक के कणों को अंदर घुसने से रोकेगा, अंदर जाने से रोकेगा। ठीक है, वो होता है परासरण दाब के बराबर। क्या होता है? परासरण दाब के बराबर। मैं एक और डायग्राम बनाता हूं आपके लिए, देखें आप। ठीक है, ये देखें आप, एक और डायग्राम आपके लिए ये हमने बना दिया। इसको क्या करते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली लगाकर दो बराबर भागों में बांट देते हैं। ये लो, ये क्या लगा दी हमने? SPM। SPM यानी अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं इंग्लिश में अर्धपारगम्य झिल्ली को। ठीक है, और क्या करते हैं? यहाँ पर पिस्टन लगा देते हैं। ये यहाँ पर लगा दिया हमने पिस्टन P1। क्या लगा दिया हमने पिस्टन? यहाँ पर ये P1 लगा दिया, इधर पिस्टन लगा दिया, उसको नाम दे देते हैं P2। क्या नाम दे देंगे उसको? P2 नाम दे देंगे। ये लो, ठीक है, इधर भर देते हैं हम विलयन। क्या भर देंगे इधर? विलयन। ये लो साहब, विलयन भर दिया हमने।
और इधर भर देते हैं हम विलायक। क्या भर देते हैं इधर? विलायक भर देते हैं। ठीक है बेटा, इधर क्या भरा हुआ है? विलेन भरा हुआ है। अब तुम्हें पता है विलेन भरा हुआ है तो उसमें विलेय उपस्थित होगा, विलायक में विलेय मिलाया होगा, तो ये क्या होगा? विलेन है। अब विलेन है तो ज्यादा सांद्रता है, उच्च सांद्र है, और ये क्या है हमारा? विलायक। तुम्हें पता है विलायक की तो कोई सांद्रता होगी नहीं, क्योंकि विलेय तो होगा ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, अब देखो ये विलायक यानी कम सांद्रता, दो मैं इसलिए कम सांद्रता ज्यादा सांद्रता लिख रहा हूं बार बार, आप चाहो तो दोनों साइड विलेन ले सकते हो, कम ज्यादा सांद्रता वाला। अब इधर कम सांद्रता उधर उच्च सांद्रता, तो देखो परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? कम सांद्रता वाले विलेन से अधिक सांद्रता और विलेन, यानी विलायक के जो कण होंगे वो यहाँ से कहाँ जाएंगे? इधर। किसके द्वारा? इस अर्धपारगम्य झिल्ली से इधर से इधर जाएंगे। जब इधर से इधर जाएंगे तो तुम्हें पता है ये जो है पिस्टन लगा हुआ है इस द्रव के ऊपर ही तो है, यानी विलायक के ऊपर है, तो ये इसका तल गिरेगा तो ये पिस्टन कहाँ जाएगा? नीचे आएगा पिस्टन, और ये नीचे आएगा, और ये द्रव कहाँ जाएगा? इधर। ये द्रव इधर जाएगा तो ये पिस्टन कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। समझ गए बात को? तो अब इस पिस्टन को अपने स्थान पर कैसे बनाए रख सकते हो आप? इस पिस्टन को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बाह्य दाब लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाह्य दाब लगाना, यानी आपको ऊपर से प्रेशर लगाना है ताकि इसके स्थान पर बना रहे। जब इसके स्थान पर बना रहेगा तो कब बना रहेगा? एक ही कंडीशन है कि विलायक के कण इधर नहीं आए, क्योंकि विलायक के कण इधर आएंगे तो पिस्टन तो ऊपर जाएगा। अब आप ये इधर आए, ऊपर जा रहे, बाहर से दाब लगाओ, तो आपको जितना ये प्रेशर इधर लग रहा है उतना बाह्य दाब आपको लगाना पड़ेगा। इतना लगाना पड़ेगा कि विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से इधर नहीं आ सके। समझ गए बात को? और ये दोनों पिस्टन क्या करें? अपने स्थान पर बने रहें। ठीक है, तो लगाया गया वो बाह्य दाब जो विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवाह रोकता है वो साम्यावस्था बनाए रखता है। क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। समझ के बात को? इसमें भी यही है, द्रवस्थितिक दाब अनुभव करेगा। आपको अगर बाह्य दाब लगाओ, पिस्टन लगा दो, बाह्य दाब लगा दो, उतना दाब लगाना पड़ेगा जितना इस विलायक के कणों को रोक सको आप, तो क्या कहलाएगा? परासरण दाब। क्या होगा भाई? परासरण दाब। समझ गए ना बात को? परासरण दाब किसे कहेंगे? ठीक है, ये लिख देते हैं इस पर, विलयन पर लगाया गया, ये विलयन पर लगाया गया, ये विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब, वह बाह्य दाब जो एसपीएम यानी अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के कणों के प्रवाह, विलायक के कणों के प्रवाह को रोक सके व साम्यावस्था स्थापित कर सके, स्थापित कर सके, क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। समझ गए बात को? समझ गए ना? ये पिस्टन कब अपने स्थान पर बना रह सकता है? जब बाह्य दाब लगाओ, और वो भी इतना कि ये विलायक के कण इधर प्रवेश न कर सके, तो विलयन पर लगाया गया वो बाह्य दाब, ठीक है, जो क्या कर सके? विलायक के कणों के प्रवाह को रोक सके, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा साम्यावस्था बनाए रखे, क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। या फिर बोल सकते हो विलयन पर लगाया गया वह बाह्य द्रवस्थितिक दाब जो विलायक के कणों के प्रवाह को अर्धपारगम्य झिल्ली से नहीं होने दे और साम्यावस्था बनाए रखे, वो क्या कहलाएगा साहब? हमारा परासरण दाब कहलाएगा। अब बात करते हैं, देखो विलयन की बात आती है कि विलयन देखो एक तो होता है समपरासारी, समपरासारी, समपरासारी विलयन। अब देखो समपरासारी विलयन कौन सा विलयन है? ऐसा विलयन, ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, ऐसे दो विलयन जिनकी क्या होते हैं? परासरण दाब समान होते हैं। आगे लिख रहे हैं समपरासारी। चलो मैं इधर लिख देता हूँ, इस डायग्राम को तो मिटा देता हूँ। समपरासारी, ठीक है। नंबर एक समपरासारी, ठीक है। ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं क्या कहलाते हैं? समपरासारी कहलाते हैं। ऐसे दो विलयन
ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं क्या कहलाते हैं? समपरासारी कहलाते हैं। अब देखो आप, अगर मान लो इधर भी एक विलयन ले लेते, इधर भी एक विलयन ले लेते, दोनों साइड विलयन लेते, दोनों का परासरण दाब समान होता तो विलायक के कणों का प्रवाह नहीं होता है, इनमें विलायक के कणों का प्रवाह नहीं होगा। एक होता है अल्प परासारी, अब मान लो विलायक की जगह विलयन होता तो इस विलायक की जगह क्या होता? विलयन होता, तो क्या होता? दो अलग अलग विलयन होते, तो ऐसे दो लिए गए ऐसे विलयन जिनमें से जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है वो क्या कहलाता है? अल्प परासारी कहलाता है। ठीक है, ये लिए गए दो विलयन में से वह विलयन जिसका परासरण दाब कम होता है क्या कहलाएगा? अल्प परासारी। नंबर 3 होता है उच्च परासारी। वही लिए गए दो विलयन में से वो विलयन जिसका परासरण दाब क्या होता है? उच्च होता है या अधिक होता है, जिसका परासरण दाब उच्च होता है। समझ गए बात को? तो अगर परासरण दाब समान तो समपरासारी, अगर अलग अलग तो जिसका कम वो अल्प परासारी, जिसका ज्यादा वो उच्च परासारी। समझ गए बात को? चलो इसको मिटा देते हैं। एक बात ध्यान रखना, परासरण दाब को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम। नंबर 1 नियम है वांट हाफ बॉयल नियम। वांट हाफ बॉयल नियम क्या बोलता है? स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या बोलता है ये? स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता के समानुपाती होता है। चलो सांद्रता के समान यानी क्या होगा? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। बट तुम्हें पता है सी इज इक्वल टू क्या होता है? 1/v। आयतन बढ़ेगा सांद्रता घटेगी, सांद्रता बढ़ेगी नहीं आयतन। ठीक है ना? यानी क्या हो गया? पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। तो क्या आ गया? नंबर 2 वांट हाफ दाब ताप नियम। ये क्या होता है भाई? ये बोलता है वांट हाफ ताप दाब नियम के निश्चित सांद्रता वाले विलयन के लिए या निश्चित सांद्रता पर विलयन का परासरण दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, ये निश्चित सांद्रता वाले विलयन के लिए, निश्चित सांद्रता वाले विलयन के लिए परासरण दाब परम ताप के
समानुपाती होता है। परमताप क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी क्या होगा? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इक्वेशन नंबर 2। अब एक होती है वान हाफ की व्यापक समीकरण। क्या होती है? व्यापक समीकरण। ठीक है, तो व्यापक समीकरण में क्या करते हैं हम? ये व्यापक समीकरण में करना क्या है? ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 व 2 को मिलाएंगे। इक्वेशन 1 2 को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा भाई? देखो आप, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन वी। हो गया? पाई डायरेक्टली टी अपॉन वी, यानी क्या हो जाएगा? ये पाई इज इक्वल टू एस टी वी। ठीक है बेटा, चलो मैं इसको ऊपर से मिटा देता हूं, ऊपर लिखूंगा फिर। हो गया ये। अब देखें, ये पाई बी इज इक्वल टू एस टी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए। ठीक है, यदि मोलों की संख्या क्या हो? यदि n मोल हो तो क्या हो जाएगा? पाई बी इज इक्वल टू एन एस टी। यही वान हाफ की क्या है? व्यापक समीकरण है। क्या है ये? यही वान हाफ की व्यापक समीकरण है। क्या है? वान हाफ की व्यापक समीकरण है। ठीक है बेटा, चलो अब नीचे वाले को मिटा देता हूं, अभी खत्म नहीं हुई है। अब देखें आप, ये वान हाफ की क्या है? व्यापक समीकरण। ये S क्या है? विलियन स्थिरांक, विलियन स्थिरांक। और इसका जो मान होता है वो गेस स्थिरांक के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए इसकी जगह क्या लिख देते हैं? R, विलियन स्थिरांक। इसका मान गेस स्थिरांक R के समान होता है। अतः इसके स्थान पर R लिख देते हैं। यानी क्या हो गया भाई? देखें, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं इसको। समझ गए बात को? पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी हो गया हमारे पास। समझ गए बात को? चलो अब हम बात करेंगे परासरण दाब और विलय के अणुभार में संबंध के बारे में। ठीक है, ये परासरण दाब व विलय के अणुभार में संबंध। अब देखो, अभी हमने इक्वेशन लिखी थी ना, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो ये डायरेक्ट लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। क्या थी इक्वेशन 3? पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। इस v को कहाँ ले चलते हैं? नीचे ले चलते हैं, तो क्या हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। बट n क्या है हमारा? n क्या है हमारा? विलय के मोल। विलय के मोल क्या होंगे? वही ग्राम बटा अणुभार। क्या होगा? ग्राम बटा अणुभार। तो रख देते हैं वैल्यू। तो ये क्या हो गया? पाई इज इक्वल टू W अपॉन कैपिटल M, ये RT हमें ये निकालना है। V रह गया, अभी हमारा क्या बाकी है? ये V भी बाकी था। ठीक है, तो हमें क्या है? N की वैल्यू रखी हमने, तो केवल इस जगह M निकालना है। तो ये M इज इक्वल टू WRT अपॉन पाई V। समझ के बात को? हो गया? तो ये हो गया परासरण दाब और विलय के अणुभार में। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर, बट ये एन वी बराबर क्या होता है? सी। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? सी आर टी। इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के हिसाब से, ये भी और ये भी। समझ के बात को? ये परासरण दाब और विलय के अणुभार में क्या हो गया? संबंध हो गया। ठीक है बेटा, चलो अब बात करेंगे न्यूमेरिकल की।
न्यूमेरिकल नंबर 1, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के m/10 विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए यदि R बराबर 0.0821 ये लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स हो। ठीक है, हो गया हमारे पास। चलो अब हम बात करते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है, ये सॉल्यूशन हमारा पाई ज्ञात करना है, परासरण दाब ज्ञात करना है। अब देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, अभी मैंने लिखा थोड़ी देर बराबर पाई बराबर CRT। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है R की वैल्यू, C की वैल्यू दी हुई है, ये गिवन क्या क्या है हमारे पास, देखिए C बराबर दिया हुआ है m/10, m/10 बोले तो 1/10, ये इसके साथ दरता होगी। ठीक है, उसके अलावा R दिया हुआ है हमारे, R क्या है 0.0821 ये लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। उसके अलावा क्या है हमारे पास T दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो गया 300 केल्विन हो गया। चले वैल्यू रख देते हैं बस डायरेक्ट, क्या होगा पाई इजिकल 1/10 ये मोल पर लीटर। ठीक है, मोल लीटर इंटू 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इंटू 300 केल्विन। तो केल्विन इनवर्स से केल्विन कट गया, मोल इनवर्स से मोल कट गया। ठीक है, लीटर इनवर्स से लीटर कट गया, यानी क्या बचेगा पाई इजिकल टू 1/10 इंटू 0.0821 इंटू 300 और टोटल आंसर कहीं में आएगा, ये इसको जो सोल्व करोगे वो कहीं में आएगा ATM बचेगा। अब ये क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, यानी पाई इजिकल टू कितना हो जाएगा 0.821 इंटू 3, इसको भी चेंज कर दिया ना 0.8 कर दिया, तो क्या हो गया पाई बराबर 2.46 ATM। ये लो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल करेंगे। चलो अगला न्यूमेरिकल चालू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 हमारा, ये आपकी बुक का है, बुक के पीछे दिया हुआ है, शायद बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। 0.2 लीटर प्रोटीन के जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, 300 केल्विन पर इसका परासरण दाब 2.57 इंटू 10⁻³ बार है। ठीक है, प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि R इजिकल टू 0.0821 ये लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स हो। समझ गए बात को, क्या दिया हुआ है 0.2 लीटर प्रोटीन के जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, 300 केल्विन पर इसका परासरण दाब 2.57 × 10⁻³ बार है। ठीक है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है हमें, वही तो लगाए ये सॉल्यूशन। क्या होगा, ये वी नो डेट हम जानते हैं, समझ गए ना, लिख दिया हमने, पाई इजिकल टू WRT/MV, हमें ज्ञात करना है m, तो m को पकड़ लाओ इधर, तो m इजिकल टू क्या हो गया WRT/πV। अब हमें गिवन देखना है, हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, पहले तो
समझ गए बात को। अब गिवन में W विले का भार, यानी W बराबर हमें दिया हुआ है इसने 1.26 ग्राम, R दिया हुआ है 0.0821, ठीक है। मात्रक उधर लगा ही दिया, यहाँ लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो क्वेश्चन में लगा देंगे, ठीक है। उसके अलावा हमें दिया हुआ है T 300 केल्विन, ठीक है, दे देना। उसके अलावा हमें दिया हुआ है पाई बराबर कितना रहेगा 2.57 इंटू 10⁻³ बार, ठीक भाई। उसके अलावा हमारे पास क्या बचा V 0.2 लीटर दिया हुआ है। चलो वैल्यू रखते हैं और सोल्व करते हैं। तो ये M इज इक्वल टू 1.26 ग्राम इंटू R 0.0821 ये लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इंटू 300 केल्विन। चलो उसके बाद 300 केल्विन के बाद हमारे को रखना है पाई की वैल्यू कितनी है 2.57 इंटू 10⁻³ बार इंटू ये 0.2 लीटर। अब देखें कट क्या रहा है। सबसे पहले तो केल्विन इनवर्स से केल्विन कट गया, लीटर से लीटर कट गया, बार से बार कट गया, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा ना। चलो अब इसको लिखते हैं हम। सबसे पहले तो देखो इसका अगर पॉइंट हटाओ, अगर इसका पॉइंट हटाओ तो हमें 2 जीरो चाहिए नीचे, इसका हटाओ तो 1 2 3 4 4 चाहिए, नहीं टोटल 2 और 4 6 जीरो चाहिए हमें। हमारे पास कितनी 2 जीरो हैं ऊपर, ठीक है। अब 2 जीरो है, मतलब इसको अगर इसमें चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 1000 से करना पड़ेगा, यानी 6 जीरो हो गए। हमें कितनी जीरो चाहिए यहाँ पर 6 है, कितनी 2 -3 को भी ऊपर ले जाएंगे तो 5 हो जाएगी, होगी कितनी 5, तो इसको 2 में चेंज कर देंगे, होगी 6। यानी क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो 126 इंटू इसको चेंज कर दिया और ये क्या हो गया 821 हो गया इंटू 3, यानी इसके 2 जीरो को वेस्ट कर दिया इसको 126 में चेंज करने के लिए, ठीक है। इसको इधर सरकाया तो इसको इधर सरका दिया, इसके -3 को इधर सरका दिया, हो गया पूरा। यानी हमारे पास क्या बचा नीचे 2.57 इंटू 2 बचा। आंसर किस में आएगा? ग्राम प्रति मोल में आंसर आएगा। चलो सोल्व करते हैं। m बराबर नीचे वाले को गुणा करोगे इसको कितना हो जाएगा 2.57 है 5 के ऊपर आएगा, 5.14 आएगा। ये तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 310 3 3 8, ये इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा। और जब इसको क्या करोगे आप डिवाइड कर दोगे तो आएगा 60377.04 ग्राम प्रति मोल। ये इसका आंसर है हमारा, ठीक है। मल्टीप्लाई तुम कर लेना, मेरे तो मल्टीप्लाई करे पहले देख रखा था, ठीक है बेटा, समझ गए बात को। तो ये न्यूमेरिकल खत्म। एक और न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। अगला न्यूमेरिकल हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3, 4% यूरिया का विलयन एक अन्य कार्बनिक यौगिक A के 12% विलयन का समपरासारी है तो यौगिक A का अणुभार ज्ञात कीजिए, या मोलर द्रव्यमान जो भी तुम मानो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया समपरासारी किसे कहते हैं? जिन 2 विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं। क्या होते हैं? परासरण दाब समान होते हैं। तो लिख देते हैं ये सॉल्यूशन। माना यूरिया का परासरण दाब पाई1 व कार्बनिक यौगिक, ये यूरिया के विलयन का परासरण दाब लिखेंगे बेटा। ये माना यूरिया के विलयन का
परासरण दाब पाई1 व कार्बनिक यौगिक ए के विलयन का परासरण दाब पाई2 है। ये तो हमने क्या मान लिया, पाई2 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन पाई1 इज इक्वल टू पाई2, दिया हुआ है ना। यूरिया का 4% जो विलयन का परासरण दाब किसके बराबर है, ए के 12% विलयन के परासरण दाब के समान है। तो हमने इसके विलयन को, इसके 4% के को क्या मान लिया, पाई1, इसके 12% को क्या मान लिया, पाई2 मान लिया। ठीक है, अब देखो इसमें हम जानते हैं ये वी नो डेट, हम क्या जानते हैं, वी नो डेट। पाई बराबर क्या होता है, WRT अपॉन MV। तो क्या हो जाएगा भाई, दोनों साइड बराबर है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, पाई1 बराबर ये ऐसे निकालना है। देन पाई1 इज इक्वल टू, पाई1 किसके लिए, यूरिया के लिए है, तो यूरिया के लिए W 4% दिया हुआ है, यानी 4 ले लेंगे। R की वैल्यू नहीं दी हुई है, रहने दो, इंटू T इसके वैल्यू नहीं दी हुई है, M यानी यूरिया का अणुभार पूछ रहा है कितना था 60, और V कितना आ जाएगा 100। तुम नहीं लिखना चाहो V तो मत लिखो, क्योंकि दोनों जगह प्रतिशत में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, प्रतिशत में, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, कट जाएगा वो। ठीक है, पाई1 ही हो गया। एंड पाई2 बराबर क्या होगा भाई, 12% दे रखा है, तो ये 12 इंटू R नहीं दिया हुआ, T नहीं दिया हुआ, और इसका अणुभार हमें ज्ञात करना है। और ये इंटू 100 नहीं लिखोगे तब भी क्या लिख सकते हो, V लिख सकते हो, क्योंकि दोनों को प्रतिशत में दिया हुआ है, तो दोनों जगह हमने क्या ले लिया, 100 ले लिया। इसीलिए यहाँ पर 4, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा 12। ठीक है, तो पाई1 बराबर पाई2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू R इंटू T अपॉन 60 इंटू 100 इज इक्वल टू 12 इंटू R इंटू T अपॉन M इंटू 100। अब देखो क्या हो रहा है, क्या कट रहा है, हमें देखना है कट क्या रहा है। ये R कट गया, T कट गया, 100 कट गया, यानी यहाँ से यहाँ तक कट गया। R कट गया, T कट गया, 100 कट गया, यानी क्या बचा हमारे पास 4 अपॉन 60 इज इक्वल टू 12 अपॉन M। इसको भी काट दो, कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 3, यानी क्या हो गया 1/60 इज इक्वल टू 3/M। तो M बराबर कितना हो गया 6 × 18 180 ग्राम प्रति मोल। कितना हो गया 180 ग्राम प्रति मोल, 180 ग्राम यौगिक ए का अणुभार हो गया, ए का अणुभार। ठीक है बेटा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।